वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम व आखिरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। दुनिया में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस कौम को ये कह दिया था कि तुमको अगर ताकत हासिल करना है वअद्दू लहुम मस्तताअतुम, और तैयारी करो अपनी इस्तिताअत के बक़द्र ताकत से, वमिन रिबातिल खैल, घोड़ों को बांधने से। तो आप अगर गौर करें तो दुनिया में जिन ममालिक के पास ताकत, कुव्वत, इस्तिताअत है वो कौन कौन से ममालिक हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मुस्लिम मुल्कों की 58 मुस्लिम मुल्कों की तंजीम, जिसको OIC कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC 58 मुल्कों की तंजीम है। और ये भी शायद आप लोगों को पता हो कि दुनिया की टॉप 5 करेंसी, दुनिया की टॉप 5 करेंसी जिसमें से 4 करेंसी जो है वो मुस्लिम मुल्कों की है। टॉप 5 करेंसी, रुपया, किसी मुल्क में रुपया चलता है, किसी मुल्क में रियाल चलता है, किसी मुल्क में दिनार चलता है। तो दुनिया की टॉप 5 करेंसीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो है वो 4 मुल्क। सबसे पहले नंबर पे कुवैत है, दूसरे नंबर पे बहरैन है, तीसरे नंबर पे ओमान है, चौथे नंबर पे जॉर्डन। ये 4 करेंसी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी मानी जाती है, सबसे ताकतवर करेंसी। यानी आप एक कुवैत का दीनार लेकर के आएंगे तो यहाँ आपको 250 रुपया मिल जाएगा। 250-300 घटता बढ़ता रहता है, इस वक्त 250-300 के करीब है। लेकिन अफसोसनाक जो मरहला है, जो अफसोसनाक बात है, वो ये है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में हमारे मुस्लिम मुल्कों में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 बेहतरीन मुल्कों में जिसका नाम, 100 बेहतरीन इदारों में जिसका नाम। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर रिसर्च सेंटर, ज्यादातर तहकीकी इदारे, बेहतरीन स्कूल, वो सब यूरोप और अमेरिका के। और आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिका की ईजाद सिर्फ 600 साल पहले हुई है। सन 1490 में, 1390 में कोलंबस ने उसकी अमेरिका की ईजाद की, 600 साल। और 1000 साल पहले खिलाफत बनु उमय्या और खिलाफत बनु अब्बास का, जो बनु अब्बास का खासकर जो दौर है, उसमें हमारे जो साइंसदा थे, हमारे जो फिलॉसफर थे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, उस वक्त 1000 साल पहले उन्होंने तहकीकी इदारे, रिसर्च सेंटर, बड़े बड़े तहकीकी इदारे कायम कर दिए थे। और आपको ताज्जुब होगा कि इब्न अदून मुअर्रिख लिखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डकैती, इल्म की डकैती, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी अगर किसी के साथ हुई है तो वो मुस्लिम मुल्क उलूम के साथ हुई। यूरोप के मुल्कों ने जब भाई 1400 के करीब, 1400 ईस्वी के करीब अमेरिका की इजाद हो रही है, और आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। तो यूरोपीय मालिक ने जो काम किया, बहुत इत्मीनान से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से, बड़े बड़े दारुल तर्जमे, ट्रांसलेशन सेंटर, बड़े बड़े तहकीकी इदारे कायम किए। और उस वक्त यूरोप गुर्बत के दौर से गुजर रहा था, उन्होंने अपने गरीबी ही के दौर में ये काम शुरू कर दिया था।
उन्होंने दारुल तर्जमे कायम किए। मुस्लिम मुल्कों से बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े फिलोसफर को, साइंटिस्ट को बुलाया गया अपने यहाँ, और वो सब अरबी की जो किताबें थी उसको अपने ज़बान में ट्रांसलेशन करवाया गया, ट्रांसलेट करवाया गया। फिर उसके बाद उन सब उलूम को अपने यहाँ राइज किया गया, अपने यहाँ स्कूलों में राइज किया गया। तब आज यूरोप दुनिया के मतलब ताकतवर मुल्कों में यूरोप और अमेरिका का नाम आता है। कुरान ने 1400 साल पहले ये कह दिया था, तैयारी करो तुम ताकत से और घोड़ों को बांधने से। उस वक्त जो ताकत का पैमाना हुआ करता था वो घोड़े, जंगी साजो सामान था। आज घोड़ों की कोई हैसियत नहीं है। जंगी साजो सामान में घोड़े तो गिने भी नहीं जाते हैं। घोड़ों की हैसियत अब एक खेल की हो गई है कि वो भाई उसमें जुआ खेला जाता है बड़े बड़े मुल्कों में। तो घोड़ों उस वक्त जो उन्होंने तरकीब, अल्लाह ने तरकीब दिया मुसलमानों को कि घोड़ों को बांधने तो कुव्वत हासिल करो, तो कुव्वत इस वक्त यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका के पास क्यों है? और अफसोसनाक बात यह है कि करेंसी सबसे अच्छी हमारे मुल्कों के पास है। सबसे बेहतरीन टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी 4 मुल्कों की जो हमने बताया कि वो हमारे मुल्कों के पास है, लेकिन उनके पास स्कूल नहीं है अच्छे, उनके पास तहकीकी इदारे नहीं है, उनके पास ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो ये जरूरत थी कि उनके पास जब पेट्रोल दरियाफ्त हुआ था तो उनको उस वक्त अगर ये काम करना शुरू कर देते स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटीज पे, तो आज दुनिया के चंद ममालिक में उनका भी नाम आता। इनके बदन पे अरब मुल्कों में 58 कंट्रीज में जो हमने बताया, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की, ये 3 मुल्कों को अगर हटा दिया जाए तो इनके पास एक सुई बनाने के लिए भी इंजीनियर्स नहीं है। ये एक सुई भी नहीं बना सकते, एक सुई और हवाई जहाज तक ये सब यूरोप और अमेरिका के मुल्कों से दरियाफ्त करते हैं, मंगाते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं। पैसे की ताकत है, अल्लाह ने इनको पेट्रोल की ताकत दिया, इनको गैस की ताकत दिया। इनके अहम रिसोर्सेज जो हैं मुस्लिम मुल्कों के वो पेट्रोल और गैस है। इनके पास ना गल्ला होता है, ना सब्जियां होती है, और कोई ताकत इनके पास नहीं। लेकिन उस ताकत के बलबूते दुनिया की बेहतरीन अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सामान जो लॉन्च करती हैं वो सामान सऊदी मुल्कों में लॉन्च करती है, कुवैत में लॉन्च करती है, कतर में लॉन्च करती है, क्योंकि वहां बेहतरीन खरीदार है। उनके पास कंपनियां नहीं है, उनके पास आलात नहीं है। पेट्रोल जब दरियाफ्त हुआ है सऊदी अरब में या कुवैत में या कतर में, तो पेट्रोल दरियाफ्त करने के जो आलात हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो सब अमेरिका और यूरोप के हैं। पेट्रोल जब निकलता है तो वो कीचड़ की तरह होता है, क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं, खाम तेल। वो कीचड़ की तरह होता है, उसको रिफाइन करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। वो सब अमेरिकन कंपनियां और यूरोपीय कंपनियां करती हैं। तो यहाँ कुरान में जो कुव्वत से मुराद है वो खुद मुख्तारी है। आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा। और खुद मुख्तार जब ही होंगे जब आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत ये मकतब से शुरू होती है, ये स्कूल से शुरू होती है कि इस मकातिब से बच्चों को पढ़ाया जाए और धीरे 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 उनको इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो भी जिस फील्ड में जाना चाहे। जापान एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क जिसके पास ना गल्ला है, ना सब्जियां होती है, ना मेवे जात है, कुछ नहीं है जापान के पास। लेकिन टेक्नोलॉजी में इतनी जबरदस्त ताकत है उसकी कि वो गाड़ियां बनाता है, वो असलहे बनाता है, वो दुनिया के सबसे अच्छा और उम्दा सामान जापान और अमेरिका का। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20-25 साल पहले ये समझ लिया था कि कुरान जो कह रहा है कि कुव्वत आपको हासिल करना है, तो कुव्वत किस तरह से हासिल की जाएगी। वो कुव्वत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी भाई यूनिवर्सिटी आप खोल के नहीं बैठेगी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो जीना है उसी मकतब से होकर के जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो कहने का ये मतलब है कि आप कुव्वत हासिल करने के लिए कुरान कह रहा है
लेकिन जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इवन ये कि कुवैत है, बहरैन है, आपका कतर है, सऊदी अरब है, ये सब मुल्क जितने भी ये हथियार लेते हैं, जितना खाने पीने का सामान लेते हैं, जितनी गाड़ियां लेते हैं, इनके बदन पे जो कपड़े हैं, इनके इनके जो बिजलियां हैं, इनके जो चकाचौंध है, मकानात जो इनके, सब बाहर के इंजीनियर्स बनाते हैं। इनके अंदर खुद मुख्तारी नहीं है। इराक एक मुल्क इराक था जो बहुत ही ताकतवर और खुद मुख्तार मुल्क था, पेट्रोल और गैस की ताकत थी उसके पास, लेकिन उसके पास न यूनिवर्सिटी थी, न साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत थी, न उसके इंजीनियर्स थे, न उसके पास फिलोसफर थे। 2 मिनट में इराक को मसल दिया गया, दुनिया चिल्लाती रह गई। सिर्फ ये इल्जाम लगा दिया गया उसके ऊपर कि इराक के पास तबाही मचाने वाले हथियार, तबाही मचाने वाले हथियार है। वो हथियार भी नहीं मिले, एक इराकी दिनार पे $2 मिल जाया करते थे, इतनी मजबूत इकोनॉमी थी उसकी। लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास कुव्वत नहीं थी, उन्होंने तैयारी नहीं किया, मसल दिया गया उन्हें, 2 मिनट में मसल दिया गया। सिर्फ इराक के सद्दाम हुसैन ने यह कह दिया था कि पेट्रोल की खरीदारी हम यूरो में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। अमेरिका ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी। कर्नल मामर कज़्ज़ाफ़ी दुनिया का सबसे बेहतरीन पेट्रोल लीबिया निकालता था। सबसे बेहतरीन पेट्रोल जो एरोप्लेन में पड़ता है, वो सबसे अच्छा पेट्रोल होता है, वो लीबिया निकालता था। और लीबिया के पास तेल के बड़े बड़े कुएं थे, लेकिन उनके पास आलात नहीं थे तेल निकालने के, उनके पास जराए नहीं थे। वो दूसरे मुल्कों के जो है मातहत थे, दूसरे मुल्कों के मोहताज थे, हर चीज में दूसरे मुल्कों को मोहताज थे। उनको अगर ताकत पैदा करनी थी तो वो यूनिवर्सिटीज कायम करते, स्कूल मकातिब कायम करते, तो 2, 4, 10 साल 20 साल के बाद वो ताकत मिल जाती। लेकिन लीबिया के मिनटों सेकंडों में ईंट से ईंट बजा दिया गया। और आपको हैरत होगी, जो मुल्क रईस मुल्कों की फहरिस्त में आता था, वो अब गरीब मुल्कों की फहरिस्त में आता है। इतना बम मारा गया उसको कि उसको जो खंडहर बना दिया गया। तो मकातिब पर यह कहने का मतलब यह है कि मकातिब के निजाम को मजबूत करिए, यही आगे चल के बच्चों को एक राह दिखाएगा, यही आगे चल के बच्चों की एक रहनुमाई फरमाएगा। काम बहुत हो रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब ने अजमल फाउंडेशन के जरिए बहुत जबरदस्त काम किया है, और आपके मौलाना वली रहमानी साहब है मुंगेर के, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। उन्होंने लखनऊ है, बॉम्बे है, दिल्ली है, सब जगह पे अपने सेंटर्स बनाए हैं कि बच्चों को आप ये बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेकर के तैयारी कराते हैं, फिर वो नीट का एग्जाम और IIT और IIM का एग्जाम करवाते हैं। बिहार में एक सुपर 30 नाम से कोचिंग शुरू हुई 2002 में, और उसका अभियानंद उसके वो थे, जिम्मेदार थे। 30 बच्चों को वो ठेले वाले रिक्शे वालों को 30 बच्चों को वो उठाते थे जो इंतहाई गरीब घर के होते थे, उनको वो तैयारी कराते थे, और हाई स्कूल के बाद लेते थे, तैयारी कराते थे। तैयारी कराने के बाद वो IIT और IIM जैसे बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां वो दाखिल कराते थे। 2-3 साल उसने मेहनत किया, फिर उसके बाद मेहनत करते करते सुपर 30 नाम से जो कोचिंग उसने गरीब बच्चों की शुरू किया था, वो 30 बच्चों को तैयारी कराते थे, और 30 बच्चे उनके सिलेक्ट होते थे IIT में। 30 बच्चे उनके IIT में सिलेक्ट होते थे, एक बच्चा ऐसा नहीं होता था जो ना सिलेक्ट होता। उन्हीं को देखते हुए वली रहमानी साहब मुंगेर, जो जमीयत के जिम्मेदार भी हैं, उन्होंने सुपर 30 नाम से इदारे शुरू किए हैं। तो जब तक मकातिब के निजाम को आप मजबूत नहीं करेंगे तो वो इंटर हाई स्कूल तक बच्चा कैसे पहुंचेगा। हम अपने बच्चों को बच्चियों को ये समझाते हैं कि मकातिब आप लोग यहाँ से पढ़ के जाया करिए, मोहल्ले के 2, 4, 5 गरीब बच्चों को बुला लिया करिए जिनके अंदर वुसात नहीं है पढ़ने की, जिनके अंदर ताकत नहीं है, उनको आप कुछ ना कुछ मैथ पढ़ा दिए, कुछ इंग्लिश पढ़ा दिए, कुछ उर्दू पढ़ा दिए, कुछ हिंदी पढ़ा दिए, ताकि एक कौम में जज्बा पैदा हो। कौम की जो हालत है इस वक्त, और जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के खिलाफ रवैया अख्तियार किया है, इंडिपेंडेंट मुसलमानों के जितने भी इंडिपेंडेंट कारोबार हैं
जैसे मिसाल के तौर पे गोश्त का कारोबार था मुसलमानों का, ये इंडिपेंडेंट गोश्त का कारोबार था। गोश्त का कारोबार खत्म करके ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया गया। जितने भी हाथ के कारीगरी के कारखाने थे, ये सब इनका प्लान है कि खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों की खुद मुख्तारी और खुद किफालत को खत्म कर दिया जाए। पीतल का काम बहुत बड़ा होता है मुरादाबाद में, लकड़ी का काम बहुत बड़ा होता है सहारनपुर में, चूड़ियों का काम फिरोजाबाद में होता है। ये सब मुसलमानों के हाथ में था। ये सब इन लोगों का प्रोग्राम है कि ये सब मुसलमानों के हाथ से छीन करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए और इनकी कमर माशी तौर पर तोड़ दी जाए। तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि मदरसा खोलना है, दीन के मामले में दीन पे मेहनत करनी है, आपको हर महाज में मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बुरे हालात है मुसलमानों के। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी। उलमा खासकर इस मैदान में आ गया है और मकातिब से जदीद उलूम की शुरुआत करें। आप मदरसे की रूह को ना खत्म करिए, मदरसे की बुनियाद को ना खत्म करिए, लेकिन जदीद उलूम को डालिए। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि हाई कोर्ट में 2.5 घंटा बहस चल रही है और मदरसे के वजूद को खत्म करने के लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट और सरकार वकला लगे हुए हैं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। मदारिस ये खुशफहमी में है कि ग्रांट और एडेड मदरसों में कार्रवाई होगी। ये खुशफहमी आप लोग छोड़ दीजिए कि जो रजिस्टर्ड मदरसे या ग्रांट और एडेड मदरसे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहां पे जो दलाल दिए गए हैं वो ये दलाल दिए गए हैं कि 14 साल तक बच्चों को तालीम हासिल करने का हक है और ये मदरसे वाले जदीद तालीम मदरसों को ये मदरसे वाले तालीम नहीं दे रहे। वहाँ वकला ने ये दलाल दिए हैं और आपके पास, आपने तो भाई पढ़ाया नहीं बच्चों को, आपके पास बेहतरीन दलाल पर बहस करने वाले वकला नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 3 तलाक का जो मसला था, 3 तलाक के मामले को एक मिश्रा लेडी वकील उसने फेस किया था सुप्रीम कोर्ट में। आपके मुस्लिम उसमें कोई वकील नहीं है कि वो जाकर के जो है दीन के और शरीयत के दायरे में रहते हुए, भाई कोर्ट तो लॉजिक मानती है, कोर्ट कहती सबूत दिए, लॉजिक दीजिए। आप ये कहेंगे कि हम जो है कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं, कोर्ट कहेगी कि हम तो 14 साल तक ये जरूरी करार दे रहे हैं कि उसको जदीद तालीम हासिल करने का हक है। हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो चुका है, अल्लाह बेहतर जाने। आप लोग दुआ करिए कि फैसला मुसलमानों के हक में आए, लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो ये खुशफहमी आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें संविधान में हक है कि हम मजहबी तालीम और अपने हिसाब से इदारे कायम करें। ये खुशफहमी छोड़ दिए। सारे मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई, सारे मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई। ये जांच के नाम पे जो लखनऊ से भेजे जाते हैं जांच एजेंसी के लोग, वो सारे मदरसों को जांच करते हैं, सारे मदरसों की जांच करते हैं। न सिर्फ ये कि एडेड मदरसों की, न सिर्फ ये कि मदरसा बोर्ड से जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, न सिर्फ ये कि कोई मकतब की, वो सारे मदरसों की जांच कर रहे हैं। और हाई कोर्ट में जो लॉजिक दिया गया है वो यही दिया गया है कि 14 साल के बच्चे को तालीम हासिल करने का हक है और ये मकातिब, ये मदारिस जदीद तालीम से हम आहंग नहीं है। और ये समझ लीजिए कि इस पे अगर कोर्ट, और कोर्ट में बैठा कौन है? आपके लोग हैं। आपने तो पढ़ाया नहीं बच्चों को, आपने तो कौम के अंदर बेदारी नहीं पैदा की, आप तो इख्तिलाफी मसाइल में पड़े रहे। इख्तिलाफी मसाइल को बालाए ताक कर दीजिए। ये समझ लीजिए आगे आने वाले हालात बहुत तशवीशनाक है, बहुत अफसोसनाक है। अभी से तैयारी करिए, लाहेमन तैयार करिए, वरना आगे आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचने वाला है। बहुत ही दर्दनाक हालात आने वाले, अल्लाह न करे ऐसे हालात आए। लेकिन जो मामलात अब 3 तलाक के मामले में जो लेडी मिश्रा वकील थी, उसने बहस करते हुए कहा कि मैंने इस्लाम का मुताला सिर्फ बहस करने के लिए इस्लाम का मुताला किया और 3 तलाक के मामले में इतनी जबरदस्त लॉजिक है इस्लाम में,
इस्लाम को कहेंगे औरतों के हुकूक के मामले में उस औरत ने, गैर मुस्लिम औरत ने कहा कि इस्लामी हुकूक के और इस्लामी तालीमात में औरतों के हुकूक पे इतना जबरदस्त जोर दिया गया है और इतना जबरदस्त औरतों के हुकूक का दिफा किया गया है, ये तो मुझे पढ़ करके आज पता चला। लेकिन कोई मुस्लिम आपका वकील नहीं था जो वहां शरई रूह से दलाइल पेश करता। नतीजा ये हुआ कि 3 तलाक के मामले में जो फैसला आया वो आप लोगों के सामने। हाई कोर्ट में 2.5 घंटे 15 दिन से 20 दिन से बहस चल रही है। हाई कोर्ट के जज ने पूरा मदरसे का सिलेबस मंगा करके खुद देखा है। वहां पे हाई कोर्ट में जजेस सब आरएसएस के बैठे हुए हैं, वकील सब आरएसएस के बैठे हुए हैं। आप खुशफहमी मत रहिए कि संविधान के रूप से और आइन के और दस्तूर के रूप से फैसला होगा। कोई एक कमजोरी आपके पा जाएंगे, वो आपकी जड़ों में पेट्रोल डाल देंगे। ये समझ लिया, ऐसे ऐसे लोग बैठा दिए गए। और दुआ करिए कि अल्लाह बेहतर फैसला करवाए, उनके दिल में नरमी डाल दे। लेकिन जो मदरसों पे जो बहस चल रही थी वो सिर्फ सरकारी मदरसों को लेकर के बहस नहीं थी, वो सारे मदरसों के तालीमी निज़ाम पे, उनकी तालीमी निसाब पे बहस थी। और अब आप लोग धीरे धीरे हल्क़े बुग़्ज़ व अदावत से निकलना होगा, हल्क़े बुग़्ज़ व अदावत से निकलना होगा, वरना तुझको कफ़े अफसोस ही मलना होगा। लोग आते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, अब तो मैखाने का मेयार बदलना होगा। आप लोग मकातिब को जदीद तालीम से हम आहंग करिए, मदरसे की रूह को ना ख़त्म होने दीजिए। मदरसों में कम से कम 1-2 निसाब में ऐसी किताबों को डालिए। खासकर 5 तक के जो मकतब के निज़ाम उसको इतना मजबूत कर दीजिए कि लड़कों को आगे हौसला और उनको ताकत मिल जाए, वो जो तालीम चाहे हासिल कर सके। और कौम के अंदर बेदारी पैदा करिए। इंडोनेशिया और मलेशिया 2 मुल्क ऐसे थे कि जिन्होंने इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगती है, नुमाइश होती है, जिसमें हर मुल्क के लोग, पुरानी बात है, हर मुल्क के लोग अपनी जो इजादात है उसको पेश करते हैं। तो इंडोनेशिया ने एयरक्राफ्ट और मलेशिया ने एयरक्राफ्ट पेश किया कि हमने एयरक्राफ्ट बना लिया, हवाई जहाज। ये जो यूरोपियन कंपनियां थी और अमेरिकन कंपनियां, इनके कान खड़े हो गए कि इंडोनेशिया और मलेशिया वाले एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो हम किसको क्या बेचेंगे, हम किसको अपना फौजी साजो सामान और किसको जो है हवाई जहाज बेचेंगे। इंडोनेशिया से सारा पैसा निकाल लिया बाहर की कंपनियों ने। वहां की माशी सूरत हाल ऐसी हो गई कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। मलेशिया की आवाम बेदार मक्स थी, मलेशिया के उलमा बेदार मक्स थे। वहां पे जो गवर्नमेंट में पार्टी थी उसने कह दिया कि मुल्क के हालात खराब होने वाले हैं, हमारे पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है, सिर्फ इस वजह से कि हमने एयरक्राफ्ट पेश कर दिया है इंटरनेशनल नुमाइश में। और ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई फौजी साजो सामान या एयरक्राफ्ट बनाए। उन्होंने आवाम को ये मैसेज दे दिया कि आप बैंकों में जो भी पैसा आपके पास है वो पैसा डालिए। इंडोनेशिया से बैंकों से पैसा लोगों ने निकाल लिया और मलेशिया में पैसा लोगों ने ठूस दिया ले आकर के बैंकों में, अपने सोने ठूस दिए, चांदी के जेवरात ठूस दिए। और वो कौम जो है मलेशिया को इन लोग जो है वो बर्बाद नहीं कर पाए। इंडोनेशिया माशी तौर पे तबाह हो गया, लेकिन मलेशिया को इन लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहां की आवाम खड़ी है। आवाम को भी बेदार करिए, उलमा भी बेदार हो। और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग तालीमी महाज से बहस करें, मकातिब के निज़ाम पे तालीमी मामले पे जोर दें, आपको समाजी मामले पे भी एक बहस करनी है। वजह क्या है? भाजपा ने जो इस वक्त गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसने समाजी तौर पे ऐसा बंटवारा कर दिया है, उसको भी आप लोगों को बांटने की जरूरत है। मकातिब में देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा, लेकिन मकातिब में हिंदू बच्चों को दाखिल करिए, मकातिब में दलित बच्चों को दाखिल करिए, मकातिब में हिंदू टीचर्स को लेकर के आइए। आपके मदरसों को जो बदनाम किया जा रहा है, इसी वजह से बदनाम किया जा रहा है कि जो मुखालिफ लोग हैं, जो हिंदू कौम है, उस कौम में से आपका कोई तर्जुमान नहीं है। आप अगर अपनी हिस्सेदारी उनको दे देंगे तो वही कल को खड़े होंगे
हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीचर हैं जो गैर मुस्लिम, त्रिपाठी जी हैं, यादव जी, जो मकतब में पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं। तो इस समाजी तौर पे भी बेदारी लाने की जरूरत है। तालीमी तौर पे तो बेदारी करना ही है, लेकिन इस वक्त जो हालात है उससे वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि समाजी तौर पे बेदारी, आप गैर मुस्लिम जो अतराफ के गांव के लोग हैं उनको शादियों में बुलाइए, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाइए, उनको मदरसों के प्रोग्राम में बुलाइए और दिखाइए कि ये वही मदरसा है जिस पे गवर्नमेंट इल्जाम लगाती है कि बाहर से फंडिंग हो रही है। ये वही मदरसा है जिस पे गवर्नमेंट इल्जाम लगाती है कि वो पैसा बाहर से आ रहा है। गवर्नमेंट तो यही कह रही है। अभी परसों तो वजीर का बयान आया है। कोई मैं काबिल एतराज कोई बात नहीं कह रहा हूँ, कोई काबिल एतराज बात गवर्नमेंट में अभी अकलियती वजीर जो है उसका यही बयान आया है कि जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए मदारिस हैं उसकी जांच हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमको शुबा है कि वहां से बाहर से फंडिंग हो रही है। देखिए, किसी भी मुल्क में जब जेनोसाइड का माहौल बनाया जाता है, जब नस्लकुशी का माहौल बनाया जाता है, तो इसी तरह से माहौल बनाते हैं कि उस कौम को, जिस तरह से जर्मनी में हुआ, यहूदियों को जो बाकी और कौमें थी उनका दुश्मन बना दिया गया, इसी तरह से यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको और कौमों का दुश्मन बनाया जा रहा है। ये उनके दिलो दिमाग में बात डाली जा रही है कि जो मसाइल है मुल्क में, जो बेरोजगारी है ये मुसलमानों की वजह से, जो मसाइल है ये मुसलमानों की वजह से, जो मुल्क में दरपेश हालात है वो इन मुसलमानों की वजह से। तो इन सब चीज़ों से भी आपको निपटना होगा। उसके निपटने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग लोकल स्तर से जो गांव है, गांव में अतराफ के जो हिंदू लोग हैं उनको शामिल करिए और उनको अपने प्रोग्राम में, मदारिस में खासकर मकातिब में बच्चों को, खासकर हिंदू बच्चों को दाखिल करिए। यही एक सामाजिक परिवर्तन का एक तरीका है जिससे आप जो है एक तब्दीली ला सकते हैं। और कोई, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को खुद ही अलग थलग कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही हाशिए पे ले जा रहे हैं। आपको अगर मेन स्ट्रीम में आना है, अगर आप लोगों को ये दिखाना है, ये मैसेज देना है कि हम सब के साथ में, एक जमहूरी मुल्क है भाई, इस्लामी मुल्क में आप रह नहीं रहे, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे सबको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने से बहस चल रही है, 2 महीने से, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद उसमें फैसला दे रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फैसला महफूज है। अल्लाह से आप लोग दुआ करिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फैसले हों वो इस कौम के हक में आए। वहाँ पे अकलियती किरदार छीनने का मसला हो रहा है कि अकलियती किरदार, इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हक नहीं है कि इनको अकलियती किरदार उनको बहाल रखा जाए। और अकलियती किरदार आपका छीना तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद वाला हाल होगा जहाँ सिर्फ 5% मुसलमान है बस। और मदरसे के अज़ान का जो बोल रहे हैं वही अज़ान है दोस्तों। अब मदरसे में हम लोगों ने भाई यही आज़मा और हौसला हमारा यही है कि मकतब के निज़ाम को हम मजबूत करेंगे और मकतब से और मजबूत और इंतहाई मजबूत करेंगे। ये मजबूत बेहतरीन टीचर मैथमेटिक्स के, बेहतरीन टीचर इंग्लिश के, बेहतरीन सारे सब्जेक्ट के अच्छे टीचर, 5वीं के बाद हम उसको आज़ाद करेंगे। वो जो मदरसे की तालीम में जाना चाह रहा है मदरसे की तालीम में जाए, और वो स्कूल की लाइन में जाना चाह रहा है तो उसको आप रहनुमाई फरमाएं, उसको आज़ाद छोड़ न दें। वो कहाँ जाए उसकी भी रहनुमाई फरमाएं, 6 में कहाँ से एडमिशन ले, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके फॉर्म कैसे भरे जाएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कैसे हो, ये सब की एक पूरा लाहमत तैयार करना पड़ेगा। तब जाके 10, 20, 25, 50 साल के बाद आपको रिजल्ट सामने आएगा। और बहरहाल अब वो मेरे ख्याल से वक्त भी हो गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।